डियर स्टूडेंट्स, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने 11th में बायो का एम लिया है, जिन्होंने 12th के 2 चैप्टर्स इनिशियल पढ़ लिए हैं, उन सभी के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं नीट और AIPMT में जो पिछले सालों में करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशंस कर रहा हूं। उनके लिए एक वीडियो लेक्चर बना रहा हूं। आप देखिए कि इन क्वेश्चंस को इवन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी आएंगे जो 10th वाला बच्चा कर देगा, तो थोड़ा कंसंट्रेशन से इन क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। हमारी केवल गलतियां ये हमसे भूल ही होती कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक भूल जाते हैं और घबराहट में आसान क्वेश्चनों को भी हम गलत कराते हैं। हम कई बार फिजिक्स को देखते तक नहीं हैं। हमने नीट के कई बच्चों से कॉन्सेप्ट करे हैं तो बोले सर नीट में हम फिजिक्स को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, जबकि अगर आप फिजिक्स को फोकस करोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर 2 सब्जेक्ट जो फिजिक्स का लेवल वहाँ पूछा जाता है नीट में वो ईजी होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और आप देखिए कि कितने ईजी हैं। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर, मेरा जो बुक है, जिस बुक को मैंने रेफरेंस बुक बनाया है मेरा, उसमें पहला क्वेश्चन है नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन साइड में डिस्प्ले हो जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ohm इफ इट इज मेल्ट एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ये क्वेश्चन 10th में भी करवाया जाता है। एक वायर को स्ट्रेच कर दिया, उसकी लेंथ को दुगना कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। एक वायर को स्ट्रेच करके उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया। रिकास्टिंग भी बोलते हैं, मेल्टिंग के बाद भी बोलते हैं। बात यही है कि वायर वही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं किया, बस उसकी लंबाई को क्या किया है, दोगुना कर देंगे, कभी तिगुना कर देंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स या यहाँ n टाइम्स। तो आप लोगों को पढ़ाते हैं कि जब लेंथ ट्वाइस होती है तो एरिया हाफ हो जाता है, लेंथ 3 टाइम हो जाता है तो एरिया 3 टाइम A/3 हो जाता है। अगर लेंथ 5 टाइम्स होगी तो एरिया A/5 हो जाएगा। लेंथ n टाइम हो जाएगी तो एरिया A/n हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन का क्या है कि मान लीजिए इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, R = ρ L/A। अब आपने लेंथ को चेंज कर दिया तो एरिया भी चेंज होगा। तो रिकास्ट के बाद R' = ρ, लेंथ कितनी कर दी n टाइम्स, तो एरिया कितना हो जाएगा A/n। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको हम डेंसिटीज को इक्विवेलेंट करके प्रूफ करते हैं, परंतु अभी मैं वो प्रूफ नहीं करूँगा, आपको लॉजिक सिखाऊंगा। यहाँ पे अधिकांश चीज़ों के लॉजिक सिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये n ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा n² ρ L/A। और ρ L/A हमारा क्या था, पुराना रेजिस्टेंस। तो जो नया रेजिस्टेंस R' आया है वो कितना हो गया n² टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, 10th में पढ़ाते हैं कि अगर रेजिस्टेंस की लंबाई दुगनी कर दी जाए, खींच के वायर की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर लेंथ को खींच के 3 टाइम्स कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 टाइम्स, मतलब n² टाइम्स होते जाता है। चलिए समझ में आया होगा। मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मुझे डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मेरा पहला क्वेश्चन हुआ था, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। वो भी 2017 में ही पूछा गया था मेरा। ये जो मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है मुझको। क्या कहा हुआ, अ पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक अ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ EMF बिकॉज ऑफ द मेथड इन्वॉल्व्ड। भैया पोटेंशियोमीटर जो होता है नल पॉइंट मेथड पर बेस्ड होता है, इसी कारण उसको बेस्ट माना गया है। पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर से बेस्ट क्यों माना जाता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये MP बोर्ड में भी कई बार आता है। क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, पोटेंशियोमीटर बेस्ट क्यों है, तो भैया वो नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है। नल पॉइंट मेथड मतलब गैल्वेनोमीटर में जब करंट नहीं जाता तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर से हल्का भी करंट गुजरा तो वो डिफ्लेक्शन देता है। तो इसमें जो उसने थर्ड पॉइंट दिया हुआ है ऑप्शन में, अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये किस पे बेस्ड है, अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। दैट ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर C इज
राइट। बाकी जो ऑप्शन है सेल पर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर, जो तीनों चारों ऑप्शन है वो गलत है, बीच का ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं यही करता हूँ, अब थर्ड में यही लिख देता हूँ। ओके, ये सेकंड को रफ कर देते हैं हम, और ये भी 2017 का ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी नीट में पूछा गया है आपका, नीट 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, ऐसे तीन अलग अलग डायग्राम बना दिए। एक डायग्राम में ऐसा लिख दिया, यहाँ 10 वोल्ट लिख दिया, यहाँ 30 वोल्ट लिख दिया, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी यहाँ बना दिया, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। ओके, एक बार उन्होंने डायग्राम को कुछ यूँ दे दिया शेप, यहाँ पे भी उन्होंने 10 वोल्ट बताया, यहाँ पर भी उन्होंने 20 वोल्ट बताया, और कुछ डिफरेंट शेप दे दिए, और हर एक दो पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया उन्होंने, ये 30 था सॉरी, है ना, जैसे ए पे 10 बी पे 30 है ना, ए पे 10 बी पे 30, ए पे 10 बी पे 30, और बोलते हैं चार्ज क्यू को ले जाने में किस में वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। भैया वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू डी वी, कितना होता है क्यू डेल वी या डी वी। तो जब हर एक डायग्राम में ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, आपको दिख रहा होगा उधर डायग्राम, 4 डायग्राम बने हुए हैं, तो जो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो ये डायग्राम कर्व रेखाएं आप कुछ भी क्रिएट करो उससे वर्क डन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स करता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कैसा करता है कंजर्वेटिव, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो ए और बी के बीच में पहले डायग्राम में भी पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे भी तीसरे में भी हर एक केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, तो हर एक केस में वर्क डन क्या आएगा आपका सेम आएगा। तो इस आधार पर उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसके ऑप्शन को देखेंगे। तो ऑप्शन में बता दूं आप लोगों को चाहूँगा, तो इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चारों डायग्राम में जो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रखा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कौन सी ईयर में आया, नीट 2016 में, नीट 2016, चलिए नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्या कहा हुआ है, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ constant potential difference is maintained across it. 2 cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in the 2 cases. The ratio of the EMFs is, भैया पोटेंशियोमीटर का जिन्होंने प्रैक्टिकल करा है, पोटेंशियोमीटर जिन्होंने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, उनको पता है कि पोटेंशियोमीटर के केस में हम क्या लिखते थे, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ, या EMF इक्वल टू क्या लिखते थे KL। के क्या होता था पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए अब यहाँ पर एक सेल नहीं है, 2 सेल हैं, और दोनों सेल को अलग अलग तरीके से लगाया। पहली कंडीशन में एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मतलब सपोर्ट करना मतलब इसको बैटरी बना देना, एक दूसरे का EMF जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले केस के लिए कितना आ जाएगा आपका E1 प्लस E2 इक्वल टू कितना आएगा KL। अब दूसरे केस में कह रहे एक दूसरे के अपोजिट, ये प्लस माइनस तो ये माइनस प्लस, समझ में आ रहा है, ये E1 है ये E2 है ना, यहाँ ये E1 है ये E2 है, और एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट है तो मतलब ये ऐड नहीं होंगे, E1 माइनस क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू कितना आएगा KL। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो है E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 इक्वल टू कितना आएगा आपका, K कोई कांस्टेंट मान लेते हैं अपन, और L की वैल्यू कितनी दी है 50। ओके, E1 माइनस E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा K इंटू 10, क्योंकि उन्होंने अपने को 10 दे रखा है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, K की वैल्यू उन्होंने पोटेंशियल ग्रेडियंट की दी है, क्या पहले पढ़ लें। अ पोटेंशियल वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस इट, 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर
E1 और E2 का रेशो लाना। चारों ऑप्शंस को देखिए आप, E1 और E2 की वैल्यूज़ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ो, ऐड करो, ऐड करने पे कितना हो जाएगा 2E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60K। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको क्या कर लो, माइनस कर लो फर्स्ट में से सेकंड को। एक तो ये आंसर है आपके पास, वेरी गुड। अब आप इसमें से इसको माइनस करो, तो माइनस करोगे तो E1 में से E1 गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, दैट विल बी 2E2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो करने गए परंतु प्लस हो गया वो, इक्वल टू इसको इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा 40K। अब आपको इनका रेशो लेना है दोनों का, इन दोनों से यहाँ रेशो ले लीजिए, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। देख लीजिए अच्छे से आप लोग, K से K कट गया, 0 से 0 कट गया, 6/4, 2 से कैंसिल करो, 3/2 आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3/2, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से मैं और अभी क्वेश्चंस करता हूँ, जब तक इसको नोट करो मैं इसको रफ भी करता हूँ। यस डियर स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है। ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, मतलब वो पूछना चाहते हैं कि VA माइनस VB कितना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान हल्का सा देना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न किया, एक्चुअली इसके आसपास कहीं बाहर एक बड़ा पोटेंशियल सोर्स है, क्योंकि करंट कहाँ आ रहा है +3 की तरफ आ रहा है। जनरली अगर केवल यही बैटरी होती और यही सेल होता तो करंट का ये सप्लायर होता, तो इसके पोटेंशियल में से यहाँ जो ड्रॉप होता वो माइनस होता। अभी क्या हो रहा है कि सप्लायर कोई और है, मतलब ये चार्जिंग हो रही है एक हिसाब से, इसकी क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है, इसको कोई करंट दे रहा है, जैसे अपन अपनी बैटरी, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं। ओके, तो सेम टू सेम अभी इसको सप्लाई हो रहा है, तो इसका पोटेंशियल प्लस यहाँ जो ड्रॉप हुआ वो जुड़ जाएगा सीधा सीधा। तो क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट, प्लस यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है, तो करंट इंटू रजिस्टेंस, करंट कितना है 2 एम्पियर, रजिस्टेंस कितना है 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, और इतना ही यहाँ, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ से ये 2 निकला भी होगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, इस रजिस्टेंस के अक्रॉस भी प्लस इस, क्योंकि VA यहाँ है VB यहाँ है, तो आप देखिए कितना हो जाएगा आपका 4 + 2 6, 6 + 3 9 वोल्ट का आंसर आ गया आपका। ये एक चार्जिंग वाला केस था सेल का, ये डिस्चार्जिंग वाला नहीं था। ओके, हो गया, इजीली हो गया। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है पोटेंशियोमीटर वायर का है, उसको भी मैं सीधे सीधे समझाने की कोशिश करूँगा, लिखा हुआ आपके साइड में आ जाएगा। ओके, आप उसको पढ़ें। और क्वेश्चन नंबर 6 ये 2015 में आया हुआ, जो अब मैं करवा रहा हूँ ये 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे बुक का, और स्क्रीन पर आ गया होगा, ये 2015 में आया। क्या क्वेश्चन है, पढ़ें। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ लेंथ 4 मीटर एंड रजिस्टेंस 8 ओम। ये कोई पोटेंशियोमीटर वायर है, ये 4 मीटर का है और इसका रजिस्टेंस कितना है 8 ओम। ओके, द रजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर, उनको एक रजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया उन्होंने इसके साथ। ओके, कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट, इसी के साथ उन्होंने एक बैटरी फेट लगा रखी, कोई मेन सोर्स बैटरी है इनकी, कितने वोल्ट की है 2 वोल्ट की। ओके, so as to get a potential gradient of 1 millivolt per centimeter of the wire, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है dV/dx वो कितना है उनका 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर है ना, 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ आप लोगों को कि ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है ये 4 मीटर लंबा है, इसका खुद का 8 ओम का रेजिस्टेंस है और हमारे पास बैटरी है 2 वोल्ट की, परंतु हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस पर 2 वोल्ट डायरेक्ट दे देते, समझने की कोशिश करो, 4 मीटर पे 2 वोल्ट दे देते तो कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या हो जाता, पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा आता। कैसे ज़्यादा आता मैं समझाता हूँ आपको। 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 मीटर, सेंटीमीटर में अपन डिवाइड करें क्योंकि उन्होंने पर सेंटीमीटर की बात करी है। ओके, तो ये कितना आ रहा है आपका, ये बहुत बड़ी वैल्यू है इसके मुकाबले। तो नाउ अब वो ये कह रहे हैं कि हम इसके साइड में क्या लगाएं, एक रेजिस्टेंस लगाएं।
कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाए कि यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना रहे 1 वोल्ट पर मीटर। अरे सिंपल सी बात है भाइयों, आप पहले तो यहाँ पता करो कि यहाँ कितना पोटेंशियल खर्च हो गया, कितना पोटेंशियल खर्च हो गया, कितना हो जाएगा ज़रा समझाओ। 1 सेंटीमीटर पे 1 मिली वोल्ट, तो 400 सेंटीमीटर पर 1 मिली वोल्ट, मिली को मैं कर लेता हूँ 10⁻³ हो गया वोल्ट में कन्वर्ट, इनटू लेंथ कितनी बोल रहा हूँ मैं 4 सेंटीमीटर, ये कर दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा आपका, करते जाइए देखिए 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर हो गया, तो 0.4 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना खर्च हो रहा है 0.4 वोल्ट। अब ये 0.4 वोल्ट हुआ है तो आप समझिए कि करंट कितना फ्लो हुआ होगा। अब निकालिए करंट बराबर कितना होता है आपका वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस इसका अपन ने कितना दिया हुआ 8 और इसको कितना माना R, ये होना चाहिए। और यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ध्यान से देना, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस गिवन पोटेंशियोमीटर है ना, तो पोटेंशियोमीटर लिख देता, पोटेंशियोमीटर बराबर होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसका 8 है और करंट कितना है आपके पास V बाय है ना, तो V अपॉन R 8 प्लस R इंटू 8 और पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है 0.4, मतलब 4/10 लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व करना है और आपको क्या ला कर देना है, दैट विल बी V की वैल्यू भी आपके पास, V कितना दिया है 2 वोल्ट है ना, आप निकाल लो कैपिटल R की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाल लो, कैपिटल R की वैल्यू। समझ में आया? चलिए एक बार और समझते हैं, नए तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूज़न अगर क्रिएट करा हो तो मैं एक बार और समझाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ और इजी करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल कितना खर्च हुआ वो निकाल लेते हैं, और पोटेंशियल होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ वो यहाँ से निकलेगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर कितना होगा, जो लेंथ होती है इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, और अपने पास कितने सेंटीमीटर है 400 सेंटीमीटर है। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाएगा आपका, परंतु यहाँ पर क्या है मिली वर्ड है, मिली को हटाने के लिए क्या लिखोगे 10⁻³ और ये वोल्ट में कन्वर्ट हो गया है ना, और इंटू कितना आया 400 और ये वोल्ट का आंसर है। आप यहाँ से लाइए 2 जीरो कटेंगे तो एक बाई बचेगा 1, तो 4 बाई कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। अच्छा, इतना पोटेंशियल यहाँ खर्च हो रहा है। ओके, अब पोटेंशियल खर्च हो रहा है तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं भैया, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, एक तो ये तरीका था हमने इससे निकाले, दूसरा एक और तरीका है करंट इंटू रेजिस्टेंस करके। तो रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है इसका 8, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप ही निकाल रहे हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना 8, करंट बराबर कितना होगा, लगाया गया वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस कितना 8 प्लस R इंटू 8 आ जाएगा, और V कितना लगाया अपन ने 2 वोल्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 16, ठीक है, 16/8 प्लस R इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों पोटेंशियल ड्रॉप्स को आपस में क्या कर दो इक्वल रख दो। चलिए रख ही देते हैं अपन लोग, तो कितना आ जाएगा आपका 4/10 इक्वल टू 16 कितना हो जाएगा 8 प्लस R, इसको इससे काटा, ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये इधर चले गया, 8 प्लस R इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका 40, 8 इधर आ जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा 32 ओम। तो ये जो R है वो कितने ओम का है 32 ओम का है। इज इट क्लियर? चलिए आपको जो भी मेथड समझ पड़ी हो 2 में से करिएगा, रफ करें इसे। ओके, अगला क्वेश्चन और बढ़िया है, 2015-14 में ही आया हुआ है। नीट के क्वेश्चंस में मैथ्स उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है और फिजिक्स भी उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो लगेगा इजी ही है। 2015 का है। जरा अपन इसको बनाते हैं क्वेश्चन को, पहले डायग्राम बना लेते हैं। बहुत ही
इसमें नए नए लॉजिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे और लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। ए बी सी और वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये ए है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ये बी है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 1.5 ओम, ओके। और जो सी है उसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, दैट इज 3R, ओके। व्हेन एज शोन इन द फिगर, व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन x एंड y, ये जो x है और ये जो y है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ लगाया गया, द वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगी, इन तीनों वोल्टमीटर की रीडिंग्स क्या आएगी, क्या तीनों की सेम आएगी, तीनों की अलग अलग आएगी, ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा, कि इसकी अलग आएगी। हमको VA VB और VC में रिलेशन देना है, चारों ऑप्शन आपको देख रहे होंगे। देखिए मैं बहुत सिंपल से लॉजिक की बात करता हूँ। ये जो दो पैरेलल हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, ये तो मेरे को पता है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। अब मैं एक चीज़ और समझाता हूँ। ये 3R है, ये 1.5R है, ये इससे आधा रेजिस्टेंस है। अगर मैंने इसमें करंट X माना या इसमें I माना तो इसमें करंट होगा 2I, क्योंकि जहाँ पैरेलल में जहाँ रेजिस्टेंस आधा हो जाता है वहाँ करंट दुगना हो जाता है। ये लॉजिक है। जैसे ये किसमें अपन यहाँ कितना माना है, यहाँ 3R है, यहाँ कितना है 1.5R है। अगर मैं यहाँ I मानूंगा तो यहाँ रेजिस्टेंस आधा हो जाने से करंट क्या हो जाएगा, दुगना। अब ये दोनों करंट कहाँ से मिलकर आ रहे थे, इसमें, तो इसमें करंट कितना आ रहा था आपका, कुल मिला के कह सकते हो 3I, क्योंकि 2I ऊपर गया I इधर गया, तो मतलब कुल मिला के 3 आया होगा, तो ये तो दो बंटवारे हुए उसके। अब पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे एक एक के क्रॉस पोटेंशियल। VA कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है 3I, रेजिस्टेंस कितना है R। चलो VB निकालो, VB ये रहा, करंट कितना है 2I इंटू कितना होगा 1.5R, मतलब 3/2R, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3IR, ओके। VC निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे VC कितना होगा आपका, दैट विल बी I इंटू 3R, तो कितना आ गया आपका 3IR। आप देखिए VC की वैल्यू 3IR, VB की वैल्यू 3IR, VA की वैल्यू 3IR, मतलब VA VB और VC क्या है आपके, तीनों सेम है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत इजी वे में आपके होते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, फॉरगेट मैं यहाँ लिखना भूल गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 था और ये भी 2015 का क्वेश्चन था। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, नई टेक्निक है आप लोगों के लिए अभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो AIPMT 2015 का है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। कंडक्टर कैसा, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब एक तरफ उस वायर का मुंह चौड़ा है, एक तरफ उसका पतला मुंह है, ओके। अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है। द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज, कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी। अरे भैया आपने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा वाटर फ्लो का, तो उसमें क्या पढ़ते थे, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो जाती, परंतु क्या था, आप समझने की कोशिश करें, जो क्वांटिटी इंटर होती थी उतनी ही क्वांटिटी निकलती थी, दैट इज़ अ करेंट। यहाँ इस केस में सेम क्या रहेगा, करेंट। ज़्यादा मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, उन्होंने करंट डेंसिटी का बोला, करंट सेम है पर करंट डेंसिटी सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि करंट डेंसिटी J बराबर कितना होता है I/A। आपका एरिया अलग अलग है तो J अलग अलग आएगा, क्योंकि आपका I सेम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू क्या लिखते हैं, NEAVD, याद आ रहा है। I इक्वल टू कितना लिखते हैं, I इक्वल टू NEAVD, तो VD बराबर कितना हो जाएगा आपका I/NEA। तो आपका एरिया तो अलग अलग है। इज इट क्लियर। सो यहाँ पर इस में ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, आपका आंसर आना था करंट। चलिए छोड़िए, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए केवल थ्योरेटिकली था, ओके। अब हम 9 पर आते हैं। किस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 क्वेश्चन करने लायक है,
क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा सॉल्यूशन मांगता है। ये भी AIPMT 2015 में पूछा गया है। चलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? टू मेटेलिक वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, मतलब दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, तो ये एक वायर है, इसकी लेंथ L है, एरिया A है। एक दूसरा वायर, उसकी भी लेंथ L, एरिया A, कनेक्ट कर दिया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ सिग्मा 1 इसकी कंडक्टिविटी है, सिग्मा 2 इसकी कंडक्टिविटी है, आर द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटेलिक वायर रेस्पेक्टिवली, द इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी? क्या पूछा गया है? इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी? ठीक है, इफेक्टिव कंडक्टिविटी निकालना है दोनों की। अब उसका फार्मूला लाना है इफेक्टिव कंडक्टिविटी का। तो पहले इसकी रजिस्टिविटी लाओ। ρ1 इक्वल टू कितना होगा? 1/σ1। ओके, ρ2 दूसरे की रजिस्टिविटी 1 कंडक्टिविटी, ऐसा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस पहले का कितना होगा? R1 इक्वल टू कितना होगा? ρL/A। ओके, इसका कितना होगा? R2 कितना आएगा? ρ1 यहाँ आएगा, यहाँ ρ2 आएगा, L/A। अब पूरे का कितना होगा? ठीक है, पूरे का होगा रो, ठीक है, पता नहीं अब कौन सा नया आएगा, ρS लिख देता हूँ सीरीज वाला, ρS। और लेंथ कितनी हो गई? 2L। एरिया में कोई चेंज नहीं है, पूरे वायर का एरिया एक जैसा है तो A। अब पूरे कंबाइंड की लेंथ कितनी हो गई? 2L। वैसे मुझे सीरीज का फार्मूला पता है कि RS इक्वल टू होगा R1 प्लस R2। ये तो मैं जानता हूँ, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। RS की वैल्यू कितनी है? ρS 2L/A इक्वल टू कितना हो जाएगा? ρ1 कितना है? R1 है, ρ1L/A, और R2 कितना है? ρ2L/A। अब यहाँ से A कैंसिल हो रहा है और L कैंसिल हो रहा है, तो मुझे लगता है 2ρS इक्वल टू कितना आ गया? ρ1 प्लस ρ2। अब ध्यान दे, ρ1 किसको कहा था? 1/σ1 को, प्लस ρ2 किसको कहा था? 1/σ2 को। और ρS क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अपने कंडक्टिविटी निकालना है, तो 2 इसको क्या लिख दें? σS। इज इट क्लियर? रो की वजह, क्योंकि अपने को निकाल। अब यहाँ से ρS का फार्मूला लाना है, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप? एलसीएम ले लीजिए। थोड़ा सा हम इधर हेल्प कर लेते हैं सॉल्यूशन की, देखते हैं क्वेश्चन को, या तो हटवा देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ से? 2/ρS इक्वल टू कितना होगा आपका? ये एलसीएम ले लेते हैं, σ1 σ2 इंटू σ2 प्लस σ1, तो σS जो कि क्या है? कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 2σ1 σ2 अपॉन σ1 प्लस σ2। ये क्या है? फार्मूला है किसका? इसकी नेट कंडक्टिविटी का, और आप ऑप्शंस में देखिए मिल जाएगा। देखिए अपने को उन्होंने क्या कहा था कि इसकी कंडक्टिविटी इतनी है, इसकी कंडक्टिविटी इतनी है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडक्टिविटी कितनी होगी? तो हमारे पास सीधे कंडक्टिविटी निकालने का कोई फार्मूला नहीं था, हमारे पास रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के फार्मूले थे। तो मैंने कंडक्टिविटी से पहले रजिस्टिविटी निकाली। इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? σ1, तो इसकी रजिस्टिविटी ρ1। इसकी कंडक्टिविटी σ2, तो इसकी रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी आ गई तो फिर मैंने इनके क्या निकाले? रजिस्टेंस। R1 इक्वल टू कितना होगा? ρ1L/A। R2 कितना होगा? ρ2L/A, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। अब क्या हुआ कि कंबाइंड हो गया, तो सीरीज की भी निकाल ली मैंने, और सीरीज का फार्मूला मेरे को पता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2। उसमें RS की वैल्यू रख दी, R1 की रख दी, R2 की रख दी, कॉमन निकाल के काट दिया। फिर आखिरी में ये सब रो का फार्मूला था, रो में सिग्मा के फार्मूले वापस रख दिए, क्योंकि मेरे को आखिरी में सिग्मा के फॉर्मेट में चाहिए था। तो मेरा सिग्मा का आंसर आ गया, मतलब कंडक्टिविटी का आंसर साहब है। तो ये इजी क्वेश्चंस चलते चले हैं हमारे। बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अरिहंत की बुक से करवा रहा हूं। इसमें 32 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, और जो बच्चा नीट की एग्जाम देने जा रहा है उसको एटलीस्ट इस बुक का हर एक क्वेश्चन कम से कम आना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप के तो क्वेश्चंस आएंगे जो आपके पिछले सालों में 30-32 सालों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें का तो कम से कम 60-70% आता है। हो सकता है 10-20% कुछ नया पूछ ले, तो 60-70% क्वेश्चन तो वहीं मिलते हैं।
अभी मैं आपको पिछले सालों के क्वेश्चनों में ले चलूँगा जितना ज़्यादा, तो बताऊँगा कि हम पहले कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन बोलते चलूँगा मैं आपको। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा। ये 9 सब किस पे आ गया हूँ मैं, 10 पर आ चुका हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ सर्किट कंटेन एन अमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.8 ओम ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एक हमने क्या कहा हुआ, एक रेजिस्टेंस है, कितना है 40.8 ओम, एक क्या कहा हुआ है अमीटर। ठीक है, ये अमीटर लगा दी और एक बैटरी लगाने को कहा, ये बैटरी लगा दी। ओके, बैटरी भी लगा दी हमने। बैटरी कितने की कह रहे हैं वो, व्हाट इज़ द पावर ऑफ बैटरी, 30 वोल्ट लगा दी। इफ़ द अमीटर हैज़ द कॉइल, अच्छा अमीटर किससे बना है वो भी बताया है। वास्तव में आप लोगों ने पढ़ा होगा अमीटर गैल्वेनोमीटर से बनता है ना। तो क्या दे रहा है, इफ़ द अमीटर हैज़ द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम एंड शंट ऑफ 20 ओम। एक्चुअली उन्होंने यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन देने कि बना कैसे था, है अमीटर, अमीटर बनता किससे है, गैल्वेनोमीटर में क्या लगाते हैं, शंट। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो कितना है 480 ओम, और उसके साथ शंट कितना लगा है 20 ओम का। समझ जाइए, जो आपका अमीटर है, इस पूरे को आप अमीटर कह दीजिए, ये जो अमीटर है वो किससे मिलके बनता है, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा के। तो गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 480 ओम है, और उसके पैरेलल में क्या लगा है, शंट 20 ओम का। ओके, देन रीडिंग ऑफ द अमीटर विल बी, रीडिंग ऑफ अमीटर मतलब करंट। भैया इस सर्किट को 10th वाला बच्चा कर सकता है। इसमें क्या दिया, ये दो पैरेलल में दिए, ये एक सीरीज में दिया हुआ, और आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट तो मेरे को सिंपल सा पड़ रहा है, करंट बराबर होगा 30 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा उसको भी देख लेता हूँ। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू रखना बाकी है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये सीरीज में कितना है 40.8। अब ये दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का कैसे निकलता है, दो का पैरेलल का, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, इसका नेट रेजिस्टेंस जो भी हो पैरेलल का, मैं उसको आरपी कह देता हूँ। तो जो भी वैल्यू है उसको इसके साथ जोड़ दूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा। ये कितना है आपका 40.8 प्लस, इन दोनों को पैरेलल का निकालना सीख जाएं, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट कितना है 480 इंटू 20, और सम कितना आएगा आपका 500। सम कितना आएगा आपका 500। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल, ये हो गया 96/5। 96/5, तो 5 से अगर 95 तक डिवाइड करता हूँ तो 19 आता, फिर 1 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 0.2 आएगा। तो कितना आ जाएगा 19.2। तो अगर इसको जोड़ूंगा इसके साथ तो 2 इसको जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा 41 को 90 60 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 60 ओम। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 60, तो कितना आ जाएगा आपका I इक्वल टू कितना आ गया हाफ एम्पियर। करंट कितना सिंपल था, परंतु लैंग्वेज पकड़ना ये 10th वाला बच्चा भी कर सकता था, परंतु उसको ये चीज़ समझ में थोड़ी सी दिक्कत देती। ओके, तो इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब तक आप इसको रफ कर लीजिए। यस डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन AIPMT 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो बच्चे 12th में प्रैक्टिकल्स पे ध्यान नहीं देते हैं उनसे इन क्वेश्चनों में चोट हो जाती है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल का डायग्राम है। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले हम पढ़ लें। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, ये मैंने पोटेंशियोमीटर वायर है AB, उसकी लेंथ कितनी है L लेंथ है ना, और उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, पोटेंशियोमीटर वायर का। कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी ऑफ EMF E0, बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी EMF कितना E0 एंड रेजिस्टेंस R1, और उस खुद बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है R1। एंड अननोन रेजिस्टेंस EMF, अननोन EMF इज बैलेंस्ड एट अ लेंथ L। कोई है अननोन EMF का सोर्स जो कहाँ बैलेंस हो रहा है लेंथ L पर बैलेंस हो रहा है। जिसने पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल किया होगा उसको समझ में आ जाएगा। द EMF E विल बी गिवन बाय, अब इसका EMF देना है। पहले आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि जो यहाँ सेल लगा होता है इसका EMF होता है K इंटू L, और K होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है आपका, इस पर लगाया गया पोटेंशियल।
तो इस पर पोटेंशियल क्या होगा, इसमें बहने वाला करंट इंटू वायर का रेजिस्टेंस I इंटू स्मॉल r इंटू कितना आ गया आपका L। अब I कैसे निकालोगे, इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल लेते हैं। I बराबर कितना होगा बताइए, करंट बराबर टोटल वोल्टेज कितना लगा, इसको नहीं गिनते, इसको गिनते मेन सोर्स को, कितना है आपका E0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका, देखिए R प्लस R1, ये टोटल रेजिस्टेंस होते जा रहा है, कितना आ रहा है, एक हो रहा है R रेजिस्टेंस है आपका खुद का और इसका कितना है R1। ओके, ये क्या हुआ करंट। ओके, तो ये करंट को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, रख दिया हमने यहाँ पर, कितना आ जाएगा आपका E0 अपॉन रेजिस्टेंस टोटल कितना है कैपिटल R प्लस R0, ये तो आपका R0 नहीं R1 है, सॉरी क्या है आपका R1 है। तो ये क्या हुआ करंट इनटू इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है R। ओके, और पोटेंशियल ग्रेडियंट में यहाँ एक मिस्टेक हो गई, ये तो वोल्टेज लिखा है मैंने, या इसके अपॉन में क्या आता L आता, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा L और इनटू क्या आएगा स्मॉल l। फिर से एक चीज़ क्लियर करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, ये K क्या है बता दूँ, यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल लगा है V बाय L, अब V कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा I इंटू R और अपॉन में L रहेगा, तो I इंटू R, I कैसे निकाला इस तरीके से अपन ने, I कैसे निकलेगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग, तो E0 स्मॉल r को अंदर लिख दिया अपॉन स्मॉल r प्लस R1 और स्मॉल l अपॉन क्या आ जाएगा कैपिटल है। आपका आंसर देखिए मिल जाएगा ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शंस होगा ये आपका आई थिंक ये ऑप्शन होना चाहिए बी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है, आपको केवल क्या इसमें याद रखना था। फिर एक बार रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को मैं और रिपीट करता हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मेरे कारण, तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ आपको। देखिए अपने को क्या निकालना है कि ये EMF कितना है, तो इस सेल का EMF हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं और लिखते हैं KL। K क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके, इनटू क्या लिख दिया L। अब पोटेंशियल क्या है यहाँ से AB के अक्रॉस, किसके अक्रॉस पोटेंशियल VAB। अब कैसे निकलेगा पोटेंशियल, VAB बराबर कितना होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, का रेजिस्टेंस तो मेरे को पता है। अब करंट कैसे निकलेगा, करंट बराबर क्या होता है टेल व्हाट इज करंट, लगाया गया EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इस जो पोटेंशियल मीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस R है और जो बैटरी है उसका खुद का कितना है R1 है। ओके, ये हो गया करंट की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो VAB कितना हो जाएगा आपका E0 अपॉन स्मॉल r प्लस R1 इंटू क्या लिख दिया R। अब ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए आपके लिए, ठीक है, VAB की, ये तो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L हो ही गया आपका। तो देखते चलिए E0 स्मॉल r प्लस R1 और ये कितना है स्मॉल l बाय कैपिटल L, ये वापस वही आंसर आ गया आपका। चलिए एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ भी करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी लिखता हूँ। यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 AIPMT 2014 का क्वेश्चन है और ये मीटर ब्रिज पे बेस्ड है, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया आपका, मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल करते ही हो। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ohm एंड R ohm रेस्पेक्टली व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड, इसके R के साथ अगर एक रेजिस्टेंस शंट कर दिया जाए विथ एन इक्वल रेजिस्टेंस, द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1, द रेजिस्टेंस कैपिटल R इज। वेरी गुड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन पढ़ने पे समझ में नहीं आता। पहली बार ये बैलेंस कंडीशन में, इस वक्त आपको यहाँ से इक्वेशन बनानी चाहिए। अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये पढ़ते हैं, या ऐसा कर ले 5 अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 या R अपॉन 5। तो मैं यहाँ से पहली बार की इक्वेशन करता हूँ, R अपॉन 5 इक्वल टू कितना आएगा आपका 100 माइनस L1 अपॉन L1, ये कंडीशन फर्स्ट है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस कैपिटल R के साथ एक रेजिस्टेंस शंट कर दिया जाए, शंट मतलब पैरेलल में लगाने की बात कर रहे हैं, शंटिंग करिए और सेम वैल्यू का। तो ये जो नल पॉइंट है
ये यहाँ L1 पे नहीं है, कितने पे चले गया है, 1.6 ऑफ L1, कहाँ चले गया है, 1.6 ऑफ L1, शिफ्ट हो चुका है इधर की ओर, मतलब लगभग 1.6 टाइम्स ऑफ L1 शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो अब ये दोनों जब पैरेलल में लगे इक्वल वैल्यू के, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते 10 और 10 तो कितना हो जाता 5, 20 और 20 तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, आधा हो जाता। तो अब ये नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2। अब इक्वेशन आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से सेकंड इक्वेशन, R/2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पर 5 इक्वल टू, ये लेंथ कितनी है 100 माइनस 1.6 ऑफ L1 अपॉन, ये लेंथ कितनी बचेगी 1.6 ऑफ L1। ये बात उन्होंने कही है क्वेश्चन। आप इसमें से बोलते हैं कि आप क्या निकाल के दे दो, कि R की वैल्यू निकाल कर दे दो, दे देंगे हम धीरे से R की वैल्यू निकाल कर दे देंगे। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, करते हैं तो क्या आएगा। अब यही तो है, जितना क्वेश्चन करोगे उतनी मेहनत से आपको समझ में आएगा किसके बाद क्या करना है। ये R से R कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, जैसे अगर कहा जाए तो ये होता 2 ऊपर आ जाएगा, कितना ऊपर आ जाएगा 2 इक्वल टू, ठीक है। इधर से भी देख लें क्या क्या कट जाएगा आपका, इसको इससे डिवाइड करना है ना, मैं यहाँ कर लेता हूँ 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू 1.6 L1 अपॉन कितना जाएगा 100 माइनस 1.6 L1, ये वही लिखा है हमने, ओके। इधर भी अगर आप चाहो तो सीधे सीधे दिख रहा है, R से R कटा, 5 से 5 कटा, 1/2 था, तो डिवाइड करने पर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लें कि हम क्या कर सकते हैं, और कुछ तो हमको दिख नहीं रहा है यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 1.6 को काट दें इधर से, तो क्या हो जाएगा, ये L1 से ये L1 भी कट गया, चलो बहुत ही बढ़िया, 1.6 नीचे आ गया, 2 अपॉन 1.6 इक्वल टू, चलो कितना आया 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर, तो क्या आ जाएगा आपका, ये वैसे तो इसको काटूंगा तो 0.8 आएगा, 0.8 को इधर 100 माइनस 1.6 L1 इक्वल टू, ये देखो मैं काट चुका हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बचा हुआ है 1/0.8, ठीक है। और नहीं किसी को काटना मत काटो, चलो छोड़ो, आप 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 से इधर 1.6 इंटू कितना आ जाएगा 100 माइनस L1। किसी बच्चे को बाय वाले को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता रहता है, तो 200 माइनस कितना हो जाएगा 3.2 L1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 160, ओके, माइनस 1.6 L1। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 3.2 L1 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1.6 L1 पहले से नेगेटिव था यहाँ पर, तो कितना बचेगा 1.6 L1 इक्वल अपॉन 40, तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अपॉन 1.6, यहाँ से L1 की वैल्यू आ जाएगी। इस L1 की वैल्यू को यहाँ रख दिया जाए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी। तो बस आपको इस स्टेप्स में इन क्वेश्चंस को करना है, तो आंसर विल बी सून देयर, ओके। कर लिया आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन, करूँ इसको रफ, भैया बड़ा सिंपल सॉल्यूशन था, कुछ नहीं था, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अगर 25 आप यहाँ रख दीजिए, 25 यहाँ रख दीजिए, तो R अपॉन 5 इक्वल टू 100 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 75 अपॉन L1, मतलब वही 25 से इसको काटोगे 3 टाइम्स, तो R/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 ओम। बस इतना सा क्वेश्चन बचा था, तो इसको रफ करें, हम नए क्वेश्चनों की ओर बढ़े कि नहीं। चलिए वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो हम यही 12 क्वेश्चनों पे हमारे फर्स्ट वीडियो को ऑफ करते हैं। इसके बाद सेकंड वीडियो इसी चैप्टर पर 12 क्वेश्चंस का और बना रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ,
आपको समझ में आता रहेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।